हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन के थर्ड लेक्चर के लिए मिल रहे हैं। इसके जो पहले दो लेक्चर्स हुए हैं, आई होप आपने वो अच्छे से पढ़े होंगे और आपको सब चीजें समझ में आई होंगी। जो फर्स्ट टू लेक्चर्स है उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, हमने हेलो एल्कीन की प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ ली थी। मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग इसमें से कुछ होमवर्क भी कर लेना। आई होप बच्चों ने किया होगा और अपने कमेंट्स आप डाल देना। तो मैंने एक स्टूडेंट का कमेंट यहाँ पर देखा था और उन्होंने कमेंट किया था कि मैम क्वेश्चन नंबर 6.1 समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो लेट्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि 6.1 क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी। 6.1 में आपको नेम दिया था जिससे स्ट्रक्चर्स जनरेट करना था। तो जैसे आपको दिया है 2-chloro-3-methyl पेंटेन, ठीक है, तो सबसे मैंने आपको बोला था, ये एग्जाम्पल करके भी बताया था कि सबसे पहले आपको फोकस करना है पेंटेन पे। मींस देयर विल बी अ 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, और हम इसकी नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब हमें इसके ऊपर साइड चेन्स लगानी है। 2 पोजीशन पे क्लोरीन लगा देंगे, 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा देंगे और जो रिमेनिंग वैलेंसीज है कार्बन की वो हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे लाइक दिस। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर 2-chloro-3-methyl पेंटेन। सेकेंड वन इज 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो से आपको समझ में आ जाएगा कि एक साइक्लिक रिंग है, हेक्सेन मतलब 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है क्योंकि वो हेक्सेन है, सैचुरेटेड रिंग है। अब इसमें हम नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। आपको क्या दिया हुआ है, 1 पोजीशन पे क्लोरो लगाना है, 4 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप लगाना है। तो 1 पोजीशन पे आप लगा दीजिए क्लोरीन एंड 4 पोजीशन पे आप लगा दीजिए इथाइल। इथाइल मतलब C2H5 ग्रुप। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड वन इज 4 तृतीयक ब्यूटिल 3 आयोडोहेप्टेन, ठीक है। हेप्टेन, हेप्ट मतलब 7 कार्बन रिंग। तो आपको यहां पर लिखना है 7 कार्बन रिंग बना देनी है। रिंग नहीं बोलेंगे, 7 कार्बन चेन बनाएंगे। ये हमारे 7 कार्बन चेन हो गई, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब तृतीयक ब्यूटिल बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, 3 डिग्री, तृतीयक मतलब 3 डिग्री मतलब एक जिस पर आपका ग्रुप है वो 3 कार्बन से जुड़ा है। तो तृतीयक ब्यूटिल क्या सा ग्रुप हो जाएगा, सी, इस तरीके से 3 CH3 लगे होंगे। ये ब्यूटिल मतलब 4 कार्बन दिख रहे हैं आपको, तृतीयक मतलब ये कार्बन 3 डिग्री का और यहाँ पर वैलेंसी खाली है। तो ये ग्रुप जाकर जुड़ेगा किस पर, 4 पोजीशन पे। तो 4 पोजीशन पे आप लगाएंगे 1 कार्बन और इसके ऊपर 3 CH3 ग्रुप। ये हो गया आपका तृतीयक ब्यूटिल ग्रुप, ठीक है। और 3 आयोडो, 3 पोजीशन पे आयोडीन लगाना है और हेप्टेन, आयोडीन लगा दिया 3 पोजीशन पे। अब देखिए आपको यहाँ क्या करना है, CH3, बाकी वैलेंसीज आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए ऐसे। तो ये आपका थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया। फोर्थ वन आपको क्या दिया हुआ है, 1,4-डाइब्रोमो-ब्यूट-2-ईन, ठीक है। तो हम फोर्थ वाला करते हैं। ब्यूट टू इन, सबसे पहले आप देखिए कि 4 कार्बन चेन के लिए बोला, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, नंबरिंग कर लेंगे हम इनकी 1 2 3 4, ठीक है। ब्यूट पे 2 पे इन लगा हुआ है, यानी कि 2 पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो 2 पोजीशन और 3 पोजीशन के बीच में हमने एक डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा दिया। इसके बाद आपको दिया है 1 और 4 पर डाई ब्रोमो मतलब 2 ब्रोमीन एटम लगे हैं। एक 1 पोजीशन पे लगा है, एक 4 पोजीशन पे लगा है एंड द रिमेनिंग वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। तो यहाँ हो गया CH2 CH CH CH2 Br CH2 बार। तो ये आपका फोर्थ वन आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया था, ये बंध की प्रकृति पढ़ ली थी और इसके बाद हमने हाइड्रोकार्बन किस तरीके से हेलो एल्केन्स को हमने बनाया था वो सब हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमको यहाँ तक हमने कर लिया था। मैंने आपको 6.3 भी दिया था पर किसी बच्चे ने लिखा नहीं कि उसे डाउट है। अगर आप सॉल्व करें, आपको नहीं आता है तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा। लेट्स स्टार्ट विद 6.5 सेक्शन, हेलो एरिनो का विरचन, यानी कि ये है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स के प्रिपरेशन में हम सबसे पहले यहाँ पर एक चीज दी हुई है, वो हेडिंग आपको ये दिया हुआ है कि हाइड्रोकार्बनों के इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा, इलेक्ट्रॉन रागी मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन,
अब ये चीज आपको क्लास 11th में पढ़ाई गई थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जिसको नहीं पता है प्लीज अपना क्लास 11th का रिवीजन अच्छे से करिए। मैं बार बार बोलती हूँ कि जिसको क्लास 11th का केमिस्ट्री नहीं आता है वो दैट इज अ बेसिक चीज। अब उसी के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी कि इलेक्ट्रॉन रागी भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन स्नेही भी बोलते हैं, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिन बच्चों को याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं क्विक रिवीजन आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन की या इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन बता देती हूँ। अगर नहीं है आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं? तो किसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती है जिनमें किसी यौगिक के अणु में उपस्थित एक हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रोफाइल द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सके। ये अभिक्रियाएं मेनली बेंजीन और उसके रिंग्स में होती है या उसके डेरिवेटिव्स में होती है। यहाँ पर बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा बदला जाता है। देखो कैसे करके देखेंगे अपन। इसमें एक एग्जांपल आपको बता दिया, जैसे ये एक रिएक्शन दी हुई है। आपने 4 रिएक्शंस पढ़ी थी क्लास 11th में, हेलोजेनीकरण, नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। इन्होंने क्या बोला कि जब हम एक बेंजीन रिंग की बात करें, बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग में ऐसे CH ये उपस्थित है। अब वो ये बोल रहा है कि इनमें से कोई एक हाइड्रोजन को किसी इलेक्ट्रॉन रागी द्वारा हटा दिया जाए। प्रतिस्थापित मतलब जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, कोई आए मुझे मेरी पोजीशन से हटा दे, मुझे प्रतिस्थापित करके खुद यहाँ बैठ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक हाइड्रोजन को उड़ा करके दूसरा ग्रुप यहाँ पर आकर के लग जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आपने दिया है ब्रोमीन की रिएक्शन, जैसे आपने इसकी ब्रोमीन की रिएक्शन करी तो ब्रोमीन गया और उसने उस हाइड्रोजन को वहां से हटा दिया, और क्या बनेगा आपके पास? इस तरीके से बेंजीन रिंग है, डबल बॉन्ड यहाँ है, ये CH ऐसा का ऐसा ही है, बाकी CH को कोई अंतर नहीं आया है। बट इस पोजीशन पे इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जाकर के और उसकी जगह कौन जुड़ गया? ब्रोमीन। तो यहाँ पर ब्रोमीन जो है, जो हाइड्रोजन है, उसको किसने प्रतिस्थापित किया? ब्रोमीन ने प्रतिस्थापित किया। ठीक है, और ब्रोमीन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रागी या इलेक्ट्रॉन स्नेही है, उसे जहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दिखते हैं वो वहां चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रोमीन गया और उसने आपको यहाँ पर ब्रोमीन ऐड कर दिया। खैर इस रिएक्शन में क्लोरीन ऑलरेडी था, आप अगर क्लोरीन भी होगा तो ब्रोमीन और जुड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको क्लोरोबेंजीन का ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया, पर मैंने आपको बताई है बेंजीन के साथ ब्रोमीन की, तो हैलोजनीकरण हो गया। ऐसे ही नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, अगर आपके पास क्लोरोबेंजीन ले लिया और आपने उसके ऊपर HNO3 की रिएक्शन करा दी तो क्लोरीन के साथ एक हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे C6H5 था, C6H4 रह गया, यानी कि एक हाइड्रोजन गया और उसकी जगह कौन आके जुड़ गया है? NO2 आके जुड़ गया है। ऐसे सल्फोनेशन में H2SO4 के साथ अभिक्रिया होती है, वहां पर SO3H ग्रुप आके जुड़ गया, एक हाइड्रोजन हटा और SO3H आके जुड़ गया। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है जहां पर क्या होगा? ये COCl ग्रुप आके जुड़ गया बेंजीन रिंग के ऊपर। तो इस तरीके से हमने 11th में पढ़ी है। आपको प्लीज रिवाइज करिए, वरना मैंने आपको बता दिया है, नहीं तो आप क्लास 11th की नोटबुक खोल के आराम से उसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम क्या की हम पढ़ने वाले थे सबसे पहले हेलो एरीन्स कैसे बनाएंगे। हाइड्रोकार्बन्स का क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन कराएंगे। कैसे कराएंगे? देखो, एरिल क्लोराइडो तथा ब्रोमाइडो का विरेचन यानी कि बनाना, आयरन या आयरन क्लोराइड या किसी और लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एरीन्स के क्लोरीन अथवा ब्रोमीन द्वारा इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा आसानी से किया जा सकता है। ये तो इसकी डेफिनेशन है। जब आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो आपको बोर्ड में क्या करना है कि आपकी रिएक्शन भी लिखनी है, उसके साथ ये इतनी सी थ्योरी भी लिखनी है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो तुमको एक आपको दिया है बेंजीन का एक डेरिवेटिव। जब बेंजीन के ऊपर CH3 होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं टॉलुइन। ठीक है, टॉलुइन है। यहाँ पर एक X2 यानी कि आपने क्लोरीन ले लिया, ब्रोमीन ले लिया, कोई भी आपने हेलोजन ले लिया, किसकी प्रेजेंस में? आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और ये अंधेरे में होती है रिएक्शन, लाइट में होगी तो अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो जाएगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा है, इस हाइड्रोजन को ये हटाएगा और उसकी जगह क्या लग गया? हेलोटोलुइन। अब देखो ये क्या होगा? ऑर्थो पैरा मेटा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अगर ये 1 पोजीशन है और ये 2 पोजीशन यानी कि दोनों नियर बाय है, ठीक है, दोनों क्लोज है, इसको 1 बोलूं इसको 2 बोलूं, तो अगर 1 और 2 पोजीशन मिलती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? ऑर्थो हेलोटोलुइन। ऑर्थो क्लोरो हो सकता है, ऑर्थो ब्रोमोटोलुइन हो सकता है, ऑर्थो पोजीशन पर आकर लगा है। और यहाँ पर 1 और 4 पोजीशन है तो ये क्या हो जाएगा? पैरा हेलोटोलुइन। ठीक है, तो क्या किया आपने? पहला केस है कि आपने कोई हाइड्रोकार्बन ले लिया जिसके अंदर आपने आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपने क्लोरीन या ब्रोमीन का एडिशन करा दिया, उसने जाकर के हाइड्रोजन को हटा दिया और आपको ऑर्थो या पैराक्लोरोटोलुइन मिल गया।
ठीक है। अब यहाँ ऑर्थो और पैरा समावयवी, जब दो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है, समावयवी वर्ड आपके पास आया है। कितने बच्चों को समावयवी नहीं पता है? समावयवी यानी कि आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अणु सूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं पर उनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। ये देखो ऑर्थो और पैरा, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर उनका स्ट्रक्चर देखें तो एक में 1-2 पोजीशन जुड़ा है, एक में 1-4 पोजीशन जुड़ा है। 1-2 को हम ऑर्थो बोलते हैं, 1-4 को हम पैरा बोलते हैं, राइट। तो ऑर्थो और पैरा समावयवियों को उनके गलनांक में अंतर होता है, मतलब उनमें अंतर हो जाता है। क्या उनके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर है, उनके मेल्टिंग पॉइंट में अंतर है, उनके गलनांकों में अंतर के कारण हम पता लगाते हैं कि कौन सा ऑर्थो है कौन सा पैरा है, और उनको ऐसे सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक काम की बात है जिसको आप अंडरलाइन करेंगे। देखिए, आयोडीन के साथ यह अभिक्रिया उत्क्रमणी यानी कि रिवर्सिबल होती है, मतलब रिएक्शन पहले फॉरवर्ड भी जा सकती है और बैकवर्ड भी जा सकती है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न HI को ऑक्सीकृत करने के लिए ऑक्सीकारक मतलब आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करने पड़ेंगे, HNO3 एंड HiO3 की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, तो HI के साथ अगर आपको अभिक्रिया करानी है तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जरूरत है। ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन का तो आसानी से रिएक्शन हो जाएगा, पर जहां आपको आयोडीन की एंट्री करानी है आपको किसकी जरूरत होगी? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 HiO3 की आवश्यकता होती है। ठीक है, और फ्लोरीन का केस क्या है? फ्लोरीन जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसकी बहुत अधिक क्रियाशीलता के कारण इस विधि द्वारा फ्लोरीन को फ्लोरीन वाले यौगिक नहीं बना सकते, तो फ्लोरीन को तो भूल ही जाओ। क्लोरीन और ब्रोमीन आसानी से हो जाएगा। आयोडीन का केस में आपको क्या रखना है? HI के साथ सीधा नहीं होगा। कैसे होगा? आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 और HiO3 की जरूरत होगी। ये मैंने क्यों बोला है कि ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो आपकी बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये देखो इसी में आगे जाएंगे अपन पेज नंबर 171 पे क्वेश्चन है 6.2। एल्कोहल तथा KI की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग नहीं करते, यानी कि इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके आएंगे, इनमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ सकता है कि KI के केस में हम क्या करेंगे। ठीक है, हालांकि ये इसका आंसर नहीं है, वो अल्कोहल के बारे में, पर आपको इस तरीके से छोटी छोटी लाइन से उन पर 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप याद रखना कि आयोडीन के साथ अभिक्रिया में हमें किसकी HI को ऑक्सीकृत करने के लिए HNO3 और HiO3 की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है हम अमीनों से एमीन्स क्या होते हैं? जब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप जुड़ा होता है, जब बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप जुड़ा होता है तो हम उन्हें एमीन ग्रुप कहते हैं। एमीन मतलब आप लिख लीजिए NH2 ग्रुप। जब NH2 ग्रुप कहीं जुड़ जाता है तो उसे हम एमीन कहते हैं। तो हम NH2 ग्रुप वाले कंपाउंड से भी हैलो एरीन्स बना सकते हैं। कैसे? देखिए, अभिक्रिया का नाम प्लीज याद रखें, सेंड मेयर रिएक्शन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और आपके बोर्ड्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेंड मेयर अभिक्रिया नाम से ही पूछी जाती है कि सेंड मेयर अभिक्रिया बता दीजिए। इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग है सेंड मेयर्स रिएक्शन। ठीक है, जब ठंडे जलीय खनिज अम्ल में घुली अथवा निलंबित किसी प्राथमिक अमीन को सोडियम नाइट्रेट, क्या क्या चीजें लेनी है आपको? एक तो लेना है यहाँ पर प्राथमिक अमीन, प्राइमरी अमीन यानी कि 1 डिग्री अमीन, जो ऐसा जहां NH2 ग्रुप सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो, और सोडियम नाइट्रेट NaNO2 नीचे रिएक्शन पे लिखा हुआ है के साथ अभिकृत किया जाता है तो डायएजोनियम सॉल्ट बनते हैं। ये भी आपको चैप्टर 9 में मिल जाएगा, जब हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे एमीन्स तब हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपको डायएजोनियम सॉल्ट भी मैं सिखा दूंगी अभी क्या होता है। और डायएजोनियम जो ताजा बने डायजोनियम सॉल्ट है, अगर उसकी रिएक्शन हमने किससे कराई? उसकी रिएक्शन हमने कराई क्यूप्रस क्लोराइड इज CuCl2, ये सेकंड रिएक्शन में CuX2, क्यूप्रस क्लोराइड या CuCl2 या क्यूप्रस ब्रोमाइड के विलयन को जब हम डायजोनियम से रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्लोरीन या ब्रोमीन मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ द हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन, आपका नीट हो गया, आपका जेई हो गया, आपका बोर्ड्स हो गया, डायएजोनियम सॉल्ट पे, डायएजोनियम लाउंड पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो आप अपने दिमाग में छाप ही लेना। क्या करा है आपने? एमीन ले लिया। एमीन की रिएक्शन जब भी NaNO2 और किसी भी एसिड के साथ कराया है, यानी कि HCl या HBr, ठीक है, और आपने 270 से 278 केल्विन कराया, तो यहाँ पर डायएजोनियम, डायएजो का मतलब क्या होता है? एजो मतलब नाइट्रोजन, डाई मतलब 2 नाइट्रोजन। आपको दिख रही है? ये समझेंगे। डायएजोनियम का स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से बेंजीन रिंग होती है और इसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? N2, ये N, इससे ट्रिपल बॉन्ड के साथ N और जुड़ा होता है, तो बेंजीन रिंग के ऊपर 2 N2। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, बीच वाले नाइट्रोजन की वैलेंसी आपको क्या दिख रही है? 4। तो यहाँ पर आप लगाएंगे प्लस। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने एक हेलोजन दे रखा है, देखो यहाँ पे X माइनस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर
आपने क्लोरीन ले लिया या ब्रोमीन ले लिया माइनस। ये हो गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, अगर ब्रोमीन होगा तो बेंजीन डायजोनियम ब्रोमाइड। तो डायएजो इस तरीके से होता है, डायएजो, डाई मतलब दो, एजो मतलब नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये हो गया बेंजीन डायएजोनियम हैलाइड। अब ये जो है इतना स्टेबल नहीं है, इसके ऊपर रिएक्शन करा दी किसकी, देखो सेकंड रिएक्शन, ये इसी की फर्स्ट रिएक्शन है कि एमीन से आपने NaNO2 की रिएक्शन करा के बेंजीन डायजोनियम हैलाइड बनाया। फिर इस बेंजीन सेकंड रिएक्शन इसकी, जब बेंजीन डायजोनियम हैलाइड को आपने क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड जो भी आप एक्स लेंगे उससे रिएक्शन कराई, तो यहां पर क्या होता है, ये नाइट्रोजन यहां से भाग जाएगा, ये आ गया आपका नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी और आपको क्या मिल गया, एरिल हैलाइड यहां पर मिल गया है। ये रिएक्शन एक्स आपका क्लोरीन भी हो सकता है, आपका ब्रोमीन भी हो सकता है, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल क्या हुई, अमीन से आपने डायजोनियम क्लोराइड बनाया और डायजोनियम क्लोराइड से आपने एल्किल एरिल हैलाइड आपने बना दिया, ठीक है। आयोडीन द्वारा, अब देखो यहां पर क्या इंपॉर्टेंट बात है, आयोडीन द्वारा डायजोनियम समूह के प्रतिस्थापन के लिए क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती। वही वाली बात कि ये CuX2 में आपने उसने क्या लिखा है, क्लोरीन और ब्रोमीन ही है इसका एग्जांपल, आयोडीन में ये नहीं होगा। आयोडीन के लिए आपको Cu2I2 की आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः आयोडीन के लिए हम क्या करते हैं, सीधा Ki इसके अंदर डाल देते हैं। ये आपको सेकेंड रिएक्शन दी हुई है फॉर आयोडीन। तो यहाँ पर आयोडीन के लिए डायजोनियम लवण तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को एक साथ आपने मिक्स किया और तुरंत वहां जाकर आयोडीन जुड़ गया, देखो Ki की रिएक्शन, ठीक है। तो एमीन के साथ आप क्लोरीन और ब्रोमीन का एरिल हैलाइड बना सकते हैं। अगर आपने डायजोनियम सॉल्ट के ऊपर Cu2X2 यानी कि Cu2Br2 या Cu2Cl2 लिया तो क्लोरीन और ब्रोमीन जुड़ जाएंगे। अगर आपको आयोडीन ऐड करना है तो यू हैव टू ऐड Ki के विलयन के साथ मिक्स कर लेना है, ठीक है। इसके बाद 6.4 आपके पास एक एग्जाम्पल आ गया है जहां पर आपको ऊपर से जितनी रिएक्शंस हम पढ़ते हुए आए हैं उन सबके क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हुए हैं। ये तो खैर सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप सॉल्यूशन नहीं देखें, प्रैक्टिस करें। इसके बाद आपको इंटेक्स क्वेश्चन मिले 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 करे, नहीं आए तो आप कमेंट डालिए, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है। हालांकि वैसे कोशिश करें कि खुद ही ट्राई करें, तो उसके लिए आप बुक पढ़ेंगे, खुद ट्राई करेंगे तो आपको आएगा। और क्योंकि जिसने NCERT सॉल्व नहीं करी फिर उसके साथ कोई भी एग्जाम क्लियर भी नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण, ठीक है। शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड कलरलेस यानी कि रंगहीन होते हैं, इनके ऊपर कोई भी कलर नहीं होता है, दे आर रंगहीन यौगिक, ठीक है ना। पर ब्रोमाइट और आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में आने पर कलरफुल यानी कि रंगीन हो जाते हैं, मतलब वैसे तो नहीं होते पर अगर आप उनको सनलाइट में रख दोगे तो उनके अंदर कलर आ जाएगा, ठीक है। अनेक वाष्पशील हैलोजन युक्त यौगिक सुगंधमय होते हैं यानी कि उनकी एक डेफिनेट पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस होती है, उनमें कोई खुशबू होती है, स्मेल होती है, उनकी ऑर्डर होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं गलनांक और क्वथनांक, ठीक है। अब ध्यान से पढ़ना, मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड, कुछ क्लोरोफ्लोरोमीथेन कमरे के ताप पर गैस के रूप में होते हैं। जो एक एक कार्बन वाले दिख रहे हैं ना, मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड यानी कि CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl और कुछ क्लोरोफ्लोरो में CH2ClF, क्लोरो भी है, फ्लोरो भी है और मीथेन है। ये सब क्या होते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, ये सब गैस होते हैं, ये सब गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। जबकि हायर मतलब जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी, कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा, वो या तो लिक्विड होंगे या फिर ठोस होंगे। दूसरी बात मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, कुछ बातें ध्रुवता के कारण बताई थी कि जो ऑर्गेनिक हैलोजन यौगिक्स होते हैं वो ध्रुवी होते हैं, उनमें क्या होता है, विद्युत ऋणता के डिफरेंस के कारण उनमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव पोल आ जाता है जिसे हमने ध्रुवता कहा था। तो वो कुछ ध्रुवी होते हैं, ठीक है। उच्च ध्रुवता एवं जनक हाइड्रोजन की तुलना में अधिक उच्च आणविक द्रव्यमान होने के कारण इनमें प्रबल अंतरा आकर्षण बल, मतलब जैसे दो कोई ध्रुवी चीज है, किसी के ऊपर पॉजिटिव ध्रुव है, नेगेटिव ध्रुव है, तो ध्रुवों के बीच में जो आकर्षण होता है हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं द्विध्रुव या वॉन्डरवॉल्स बल होते हैं, जिसके कारण इनमें क्या होता है, गलनांक और क्वथनांक इनके बढ़ने लग जाते हैं। तो क्लोराइडो, ब्रोमाइडो तथा आयोडाइडो के क्वथनांक उनके समान द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों की अपेक्षा ज्यादा अधिक होते हैं। देखो कैसे, मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। क्या हो गया, जैसे आपको बोल दिया मैंने C2H6 दो कार्बन है और यहाँ पर C2H5Cl, ठीक है। अब दोनों में कार्बन चेन दो दो ही है, पर इसमें क्लोरीन है, दो क्लोरीन वाले यौगिक आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, C2H5, इन दोनों के बीच में द्विध्रुव आकर्षण बल हो जाएगा, जिसके कारण इनका बल स्ट्रॉन्ग होने के कारण इनके गलनांक क्वथनांक ज्यादा हो जाएंगे, जबकि जो सिंपल हाइड्रोकार्बन है उसके नहीं होंगे, ठीक है। तो यही बात इन्होंने बोला है, ठीक है। फिर अणुओं का आकार बड़ा होने पर तथा अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने पर
आकर्षण बल और अधिक प्रबल हो जाते हैं। ठीक है, नीचे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक चित्र दिया हुआ है। चित्र 6.1 में अलग अलग हेलाइट्स दिए हुए हैं, इनके क्वथनांकों में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है ये यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि समान एल्किल समूह के लिए एल्किल हेलाइडों के क्वथनांक घटने का क्रम, सेम एल्किल समूह है, जैसे कि CH3 लगा दिया, CH3Cl, CH3Br, CH3I, CH3F, तो यहाँ पर क्या होगा, जिसमें आयोडीन होगा उसका गलनांक क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू Cl, Br, Cl और Rf। तो ये आपको ये क्रम है जिसको आप बहुत ही अच्छे से आप याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि अगर समान एल्किल समूह है और उनके लिए गलनांक क्वथनांक, उनके क्वथनांकों का घटने का क्रम क्या होगा, फ्लोरीन तक जाते जाते उसका क्वथनांक घट जाएगा। इसका कारण है कि जैसे जैसे फ्लोरीन का साइज छोटा होता है तो परमाणुओं का आकार भी छोटा होगा, तो उनके अंदर वॉन्डरवॉल्स बल्स भी कम होंगे। देखो यहाँ पर दिया हुआ है CH3X, आपको दिया हुआ है ये देखो, एक का जो आपका क्लोरीन है, क्लोरीन, फिर ब्लू वाला ब्रोमाइड और येलो वाला आयोडाइड, तो आयोडाइड वाले का ज्यादा है, इधर से भी आयोडाइड वाले का ज्यादा है, इससे भी आयोडाइड वाले का ज्यादा है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में जिस पर आयोडीन लगा हुआ है और अगर समान एल्किल ग्रुप है तो उनके गलनांक क्वथनांक बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समावयवी हेलो एल्केन, समावयवी यानी कि जिनके आइसोमर, आइसोमर मतलब जिनके अणुभार सेम होते हैं पर स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समावयवी हेलो एल्केनों में श्रृंखलन यानी कि चेन बढ़ने के साथ ही क्वथनांक घटते जाते हैं। जैसे कि हमको 3 एग्जाम्पल दे दिया, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन का क्वथनांक सबसे कम होता है। देखो यहाँ 3 प्रोपेन के 3 समावयवी दे दिए, क्या, 2 ब्रोमो 2 मेथिल। ठीक है, अब ये देखो, अब यहाँ पर देखो कि प्रोपेन के 3 समावयवी दिए हुए आपको, तो प्रोपेन के देखो यहाँ पर 4 कार्बन वाले के दिए, ब्यूटेन के दिए हुए है ना, तो इसने प्रोपेन के लिए बोला है। देखो यहाँ पर क्या है, इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा नेम, देखो ये जो समावयवी है इसमें एक सीधी चेन है और यहाँ पर, और उसमें यहाँ पर एक ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक है, एक एंड पर, यानी कि 1 डिग्री दिख रहा है तुमको, 1 डिग्री का एल्केन है आपके पास, हेलो एल्केन है। सेकेंड अगर अपन देखें तो यहाँ पर क्या है, 2 डिग्री का हेलो एल्केन दिख रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये 2 डिग्री है। तो 1 डिग्री का क्वथनांक कितना दिया है, 375, 2 डिग्री का 364 यानी कि कम हो गया है। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या हो गया है, शाखा, ब्रांच यानी कि श्रृंखला बदल रही है। और तीसरा केस आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर पेरेंट चेन 3 ही कार्बन की है, पेरेंट चेन 3 कार्बन के होने के कारण क्या बोलेंगे हम इसका नाम, इसका नाम बोलेंगे 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। यहां पर कार्बन चेन की लेंथ कम हो गई, 3 ही कार्बन की चेन पेरेंट हो गई और इसका जो क्वथनांक है वो 346 यानी कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर यही लाइन इन्होंने बोली है क्या, कि जिस तरीके से समावयवी हैं, सब समावयवी हैं, सबका ये तीनों आपस में समावयवी हैं, इनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास है, तो बस इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो ये आपस में क्या है, ये सब आपस में एक दूसरे के समावयवी हैं। अब समावयवी अगर आ गए तो उन्होंने क्या बोला कि अगर समावयवी, ये वापस से आप यहां देखेंगे, समावयवी हेलो एल्केनों में श्रृंखलन बढ़ने के साथ क्वथनांक घटते हैं। श्रृंखला मतलब जैसे जैसे आपकी साइड चेन्स बढ़ती जाती हैं, जितनी जितनी साइड श्रृंखलाएं आ जाएगी उसके अंदर, उतना ही उसका क्वथनांक घटता जाता है। इसमें कोई भी साइड चेन नहीं है, इसमें ये एक साइड चेन है और इसमें 2 श्रृंखलाएं आ गई है साइड में, तो इसका क्वथनांक घट गया है। ठीक है, फिर समावयवी डायहेलोबेंजीन्स, 2 हेलो हैं, 2 हेलोजन लगे हैं और बेंजीन है, जैसे कि ये, इसमें 2 हेलोजन लगे हैं, इसमें 2 हेलोजन, इसमें 2 हेलोजन, इनके क्वथनांक लगभग समान होते हैं, पर पैरा पोजीशन, आप इसको अंडरलाइन करेंगे, पैरा समावयवी जो है वो ऑर्थो तथा मेटा की अपेक्षा ज्यादा उसका गलनांक होता है, पैरा के अंदर ज्यादा पावर होती है, ज्यादा गलनांक उसका हाई होता है, बताओ क्यों। ठीक है, ये जब आपको पढ़ाई गई होगी क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन आबंध जब पढ़ाया था तो वहां आपको बताया गया था, ऐसे पैरा समावयवियों की सम्मिति के कारण होता है। देखो कैसे, ये देखो यहां पर ये ऑर्थो है, ये दोनों एक दूसरे के अगल बगल है, ये देखो ये इसके अगल बगल है, 1 2 पोजीशन पे है, तो ये क्या हो गया, ये ऑर्थो समावयवी हो गया। ये 1 और 3 पोजीशन में है, ये मेटा हो गया, और ये है आपका
पैरा समावयवी, जो आपके पैरा समावयवी यानी कि 1/4 पोजीशन में, तो आपको यही बोला है कि जो पैरा है उनके क्वथनांक उच्च होते हैं। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। गलनांक अगर बात करें ऑर्थो का 256, इसका 249 और इसका क्या है 323। तो बढ़ते जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं घनत्व के केस में। हाइड्रोकार्बन के ब्रोमो, आयोडो तथा पॉलीक्लोरो व्युत्पन्न जल की तुलना में भारी होते हैं। कार्बन परमाणुओं की संख्या, हैलोजन परमाणुओं की संख्या तथा हैलोजन परमाणुओं का द्रव्यमान बढ़ने से घनत्व बढ़ता जाता है। अगर कार्बन की संख्या बढ़ी, अगर हैलोजन की संख्या बढ़ी, ठीक है, तो जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती जाती है तो घनत्व बढ़ता ही जाएगा। देखो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो NC3H7Cl, तो इसका घनत्व 0.89 है। ठीक है, अब यहाँ देखो इसका द्रव्यमान भी बढ़ गया, द्रव्यमान बढ़ गया तो इसका घनत्व भी बढ़ गया, 1.3335 हो गया। फिर आयोडीन का केस आया तो और 1.7। तो अगर परमाणु द्रव्यमान यानी कि अणु द्रव्यमान भी बढ़ गया, क्योंकि वहां पे हैलोजन बदलता जा रहा है, क्लोरीन का द्रव्यमान 35.5 भी होता है, ब्रोमीन का 80 होता है। ठीक है, तो ऐसे करके अगर उनका द्रव्यमान बढ़ता जा रहा है तो घनत्व भी बढ़ता जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद विलेयता की बात करते हैं। हेलो एल्केन जो होते हैं जल में बहुत ही अल्प विलेय होते हैं। हेलो एल्केन्स पानी में ज्यादा नहीं घुलते हैं पर अल्प विलेय होते हैं। ठीक है, इनको जल में घोलने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे कि हेलो एल्केन के अणुओं के मध्य उपस्थित आकर्षण को तथा जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आबंध को तोड़ा जा सके, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा हमें ऊर्जा चाहिए, क्योंकि हेलो एल्केन के जो अणु हैं उनमें खुद में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पानी में भी खुद में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो घोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हेलो एल्केनों को अपने बंध तोड़ने पड़ेंगे, वाटर को अपने बंध तोड़ने पड़ेंगे, तब जाके वो आपस में घुलेंगे। इसलिए हमें उनके बीच के इतनी ऊर्जा की आवश्यकता है कि उनके बीच के हाइड्रोजन आबंध को तोड़ा जा सके। ठीक है, फिर हेलो एल्केन तथा जल में अणुओं के मध्य नए आकर्षण बलों के बनने से कम ऊर्जा निकलती है, क्योंकि आकर्षण बल जल में उपस्थित जो मेन हाइड्रोजन बंध है वो उतने प्रबल तो होंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि पानी के अंदर बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ बन नहीं पाती है, इसलिए हमें ज्यादा ऊर्जा वहां पर नहीं निकलती है, जिसकी वजह से हेलो एल्केन की जल में विलेयता बहुत ही कम होती है। अगर 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं कि हेलो एल्केन जल में अल्प विलेय क्यों होते हैं, तो दिस इज द आंसर। आप यहाँ से पूरा आंसर याद कर सकते हैं, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। हालांकि हेलो एल्केनों की प्रवृत्ति कार्बनिक विलायकों में घुलने की होती है, तो आपका अगर विलेयता पूछी जाए तो पानी में अल्प विलेय है, परंतु कार्बनिक विलायकों में ये अधिक विलेय है, अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो विलायक अणु हैं, कौन से कार्बनिक विलायक, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें CCl4 कार्बनिक विलायक है यहाँ पर, तो यहाँ नए अंतराण्विक बल बन जाएंगे और उनके बीच में ज्यादा ऊर्जा निकलेगी और ज्यादा ऊर्जा वहां पर अलग अलग, देखो यहाँ लिखी हुई ना कि बल की सामर्थ्य उतनी ही होती है जितनी के टूटने वाले अलग अलग हेलो एल्केन के विलायक अणुओं के मध्य होती है। तो जितने ज्यादा अंतराणु बल होंगे उतना ज्यादा उसकी विलेयता यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। और 6.6 आपको लिया है, क्वथनांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मैंने अभी आपको बताया कि क्वथनांक कब कब बढ़ते हैं, जब ब्रांचेस यानी कि शाखाएं बढ़ेगी तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। ठीक है, उनके अंदर कार्बन का चेन बढ़ जाएगा, कार्बन चेन का नंबर बढ़ जाएगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। ठीक है, उनका अणुभार बढ़ जाएगा तो भी क्वथनांक बढ़ सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इन ये जो दिए हुए एग्जाम्पल, इनके स्ट्रक्चर लिखेंगे और फिर उसके बाद क्वथनांक उनके लिख लेंगे। तो दिस इज योर लेक्चर 3। मैं अभी थोड़े छोटे छोटे लेक्चर्स डाल रही हूँ ताकि आपको बहुत लंबा वीडियो ना जाए, जो कि मुझे दिक्कत आती है बहुत लंबा वीडियो बनाने में और अपलोड करने में। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाएगी रासायनिक अभिक्रियाएं, जो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आई होप आप बिल्कुल अच्छे से इस चीजों को पढ़ रहे होंगे, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। बहुत सारे बच्चे तो मुझे रिप्लाई कर देते हैं, जिससे मुझे लगता है कि हाँ कुछ बच्चों को तो समझ में आ रहा है। तो बाकी बच्चे भी जो जो इसको देखते हैं, प्लीज पुट डाउन योर कमेंट बिलो कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, और आपको कोई डाउट्स है, आपको कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज लीव योर कमेंट एंड स्टे ट्यून्ड विद डॉक्टर बेला एंड share and subscribe the video. Thank you.